नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा, चैनल 24x7 देख रहे हैं। अब शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जो कि लखनऊ से आ रही है। सीएम से देवी पाटन अयोध्या मंडल के विधायक मिले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देवी पाटन मंडल के सांसदों ने भी सीएम योगी से मुलाकात की है। लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर यह शिष्टाचार भेंट हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अयोध्या के विधायक भी मिले तो सांसदों ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। तस्वीरें भी आ गई हैं। लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर यह भेंट हुई है। अब क्या कुछ बातचीत हुई है, इसको लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से देवी पाटन मंडल के सांसदों ने भी मुलाकात की, तो वहीं अयोध्या से आए विधायकों ने भी उनके सरकारी आवास पर उनसे मुलाकात की है। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे यूपी हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप आनंद, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है और जो मुलाकात हुई है इसके किस तरीके से मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए रोहित, सबसे पहले तो ये जो मुलाकात हुई है, ये जो अभी आगामी आने वाला जो समय है बाढ़ का, आपदा का, उसको लेकर हुई है। देवी पाटन और अयोध्या मंडल के जो विधायक हैं उन्होंने मिला, अपनी बात कही है और साथ ही जो विकास कार्य हुए उनसे उनको रूबरू कराया है। आगे क्या विकास कार्य होने हैं इस पर उन्होंने एक जो है एक छोटा सा अपना कार्यक्रम भी बनाया है, एक रूपरेखा भी तय की है और ये एक तरह से औपचारिक मुलाकात थी। और इस मुलाकात के बाद अब योगी जो है वहाँ के जो अधिकारी हैं वहाँ उनको भी निर्देश देने में लगे हैं कि जो भी चीजें समय से होनी है उसको कर लिया जाए, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में अब जो है आपदा आनी शुरू हो गई है। हाँ। बाढ़ की जो स्थिति है वो अगर हम बस्ती की बात करें, खलीलाबाद की बात करें या फिर संत कबीरनगर, बहराइच, श्रावस्ती, इन सब जगहों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है सिंचाई विभाग ने। नदियां काफी ऊंचे स्तर पर उफान पे हैं, तो कहीं ना कहीं से ये जितने भी विधायक हैं मिले हैं और ये एक अच्छी और बेहतर मुलाकात मानी जा सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रदीप आनंद जी की ये अच्छी मुलाकात है और अपनी जो समस्या है उनसे भी अवगत कराया है उन्होंने, और उसके बाद अधिकारियों को मुख्यमंत्री निर्देश देंगे, ऐसा भी आपने जानकारी दी। आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर लखनऊ से ही आपको बता रहे हैं, जहां पर छात्रा पर एसिड अटैक का मामला आया है। ये बड़ी खबर है, मौसेरे भाई ने ही एसिड अटैक की साजिश रची थी, इस बात का भी खुलासा हो गया है। आरोपी अभिषेक को एसिड की बोतल उन्होंने मुहैया कराई थी। मौसेरे भाई भी एसिड अटैक में झुलस गया था। केजीएमयू में एमबीबीएस की छात्रा है पीड़िता। आपको ये बता दें, मौसेरे भाई पुलिस टीम पीड़िता के मौसेरे भाई से पूछताछ कर रही है। तो आपको ये बता दें कि यहाँ पर पुलिस भी अब पूछताछ में जुट गई है। बड़ी बात यह है कि मौसेरे भाई ने ही यहाँ पर ये एसिड अटैक की साजिश रची थी। ऐसे में अब पुलिस पूछताछ में जुट गई है। छात्रा पर एसिड अटैक हुआ है। हमारे यूपी हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, और क्या जानकारी इसमें मिल पा रही है? देखिए रोहित, पहले तो ये कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में इस तरह का जो इस तरह की जो घटना हुई थी उससे सभी लोग हतप्रभ थे और ये मतलब अशोभनीय था, हमारे सभ्य समाज के लिए बिल्कुल ये सभ्यतित नहीं है। तो इसके लिए जो है पुलिस की टीम लगाई हुई थी और देखिए अब जो है मामला सामने निकल कर आया है, इसका खुलासा हुआ है। और अगर हम बात करें तो इस पर ये जो केस है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। जल्दी से जल्दी इस अपराधी को सजा मिलेगी, सिर्फ युवक को सजा मिलेगी और पुलिस ने गुडवर्क किया है और जिस तरह से उसको गिरफ्तार किया गया है वो भी एक नजीर है। उत्तर प्रदेश में अब चूंकि लखनऊ से ये इबारत लिखी गई है तो उत्तर प्रदेश में इस तरह के जो मंचले हैं उनके ऊपर लगाम लगने में ये जो इबारत है वो काफी सहायक सिद्ध होगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस तरीके के जो मंचले हैं और इस तरीके की जो घटनाएं करते हैं उन पर लगाम लग सकेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि लखनऊ से ही है। एक बार फिर सुर्खियों में यहां पर समिट बिल्डिंग आ गई है। बिल्डिंग के बाहर दो पक्षों में जमकर हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है। नशे में धुत युवकों ने जमकर मारपीट यहां पर की है। मारपीट में एक युवक बुरी तरह से घायल भी हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपसी विवाद हो गया, मारपीट हो गई और मारपीट में एक युवक बुरी तरह से घायल हुआ है और मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने कई लोगों को यहां पर हिरासत में लिया है। तो एक बार फिर लखनऊ में समिट बिल्डिंग सुर्खियों में है। इसके बाहर यहां पर हंगामा हुआ है। बिल्डिंग के बाहर दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ। एक युवक इस बवाल में, जहां पर नशे में धुत युवकों ने जमकर मारपीट की, तो बुरी तरीके से घायल भी हो गया है। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसमें? सबसे
सबसे पहले तो समिट बिल्डिंग की ये कहानी है कि जब वीकेंड होता है, सैटरडे और संडे, यहाँ पर जो है पुलिस पूरी तरह फेल हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। हालांकि ये जो बार है या समिट बिल्डिंग में एक बार है जो लाइसेंस्ड है, उत्तर प्रदेश से लाइसेंस है पूरी तरह, लेकिन बावजूद उसके ये जो चीजें होती हैं, हमने तस्वीरों में आए दिन देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि सैटरडे और संडे को ही यहाँ पर ज्यादातर जो प्लेयर हैं वो आपस में मारपीट और गाली गलौज करते हैं। उसका कारण ये है कि खुले में शराब पीना और खुले में शराब पी के आपसी मनमानी करना, और इसमें ये जो पुलिस है, पुलिस का गोमती नगर पुलिस का फेल्योर माना जाएगा, क्योंकि वहां पर देखिए अगर ये नियम सख्ती से लागू करते, उसका पालन अगर सख्ती से करवाते तो निश्चित रूप से इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आती। फिलहाल समिट बिल्डिंग का ये पूरा मामला है और समिट बिल्डिंग के आसपास जो है अब पुलिस ने संज्ञान दिया है मामले को, तो अब जो है धीरे धीरे वहां पर सुरक्षा घेरा बढ़ेगी। लेकिन फिर अब देखना यह है कि चूंकि सैटरडे और संडे को ये पूरी वारदात होती है, वीकेंड पे होती है और वीकेंड के दिन होती है, तो अब अगले सैटरडे और संडे को क्या स्थिति होती है, ये पुलिस की इंतजाम जो है ये काफी होते हैं या नाकाफी होते हैं, ये सारी चीज अब सैटरडे और संडे को देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और यहाँ पर पुलिस ने अब किस तरीके की आगे कार्रवाई होगी देखने वाली बात होगी। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और एक और बड़ी खबर आ रही है जो कि मुरादाबाद से है। पार्टी के दौरान युवकों के दो गुट आपस में भिड़ गए यहाँ पर, और एक गुट ने तमंचे से भी फायर कर दिया। फायरिंग के दौरान एक युवक को गोली भी लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो गुट आपस में भिड़ गए, एक ने फायर कर दी, फायर एक युवक को लग भी गई है। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली चलाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार भी पुलिस ने कर दिए हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दीनदयाल नगर का ये पूरा मामला है, जहां पर दो गुट आपस में भिड़ गए, तमंचे से वहां पर फायरिंग कर दी गई, फायर लग भी गई। युवक को अस्पताल में भेजा गया है, इलाज चल रहा है वहां पर। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को यहां पर गिरफ्तार भी कर दिया है। तो मुरादाबाद से ये बड़ी खबर है। पार्टी के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए, जहां पर फायरिंग हो गई। एक गुट ने तमंचे से फायर कर दिया, वहां पर मौजूद एक युवक पर यह फायर लग भी गई। फायरिंग के दौरान वो युवक घायल हुआ है। ऐसे में इलाज चल रहा है और पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल देर रात्रि में थाना सिविल लाइंस से संबंधित एक दीनदयाल नगर में प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें मौके पर तत्काल हमारी पुलिस टीम पहुंची थी, हमारी फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी, जिसमें एक व्यक्ति जिसको पेट में गोली लगी हुई थी उसको विवेकानंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। पूछताछ में उसके द्वारा ये बताया गया कि उसका एक साथी जिसका नाम मनीष है, जो जोमेटो कंपनी में काम करता है, वो किसी घर में गया था। वो वहाँ कुछ लड़कों ने उसको पकड़ लिया, उसने वापस फ़ोन किया तो उसके दो साथी, जिसमें एक जिसके गोली लगी है वो और एक अन्य साथी साथ वहाँ पर पहुँचा। वहाँ मौके पर इनका कुछ झगड़ा हुआ, जिसमें दूसरे पक्ष के द्वारा गोली चला दी गई, जिससे घायल हुआ है। सभी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है और शेष अभियुक्तों की भविष्य की गिरफ्तारी की गई है। और बड़ी खबर एक और आ रही है जो कि गोंडा से है, जहां पर भारी बारिश से प्राथमिक स्कूल की छत गिर गई। साल 1958 में इस प्राथमिक स्कूल का निर्माण हुआ था। हादसे में गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। विकासखंड मुजिहना के ग्राम पंचायत धरमेई का ये पूरा मामला है, जहां पर प्राथमिक स्कूल की छत गिर गई बारिश की वजह से। इसका निर्माण 1958 में हुआ था, यानी कि बहुत पहले निर्माण हो चुका था। लेकिन गनीमत इस बात की रही कि उस वक्त यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, ऐसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन जो जर्जर इमारत थी उसकी छत गिर गई। यहाँ पर बड़ा हादसा भी हो सकता था, क्योंकि 1958 में इस प्राथमिक स्कूल का निर्माण हुआ। उसके बाद ये जर्जर हालत में था, लेकिन बावजूद इसके किसी ने सुध नहीं ली और अब बारिश की वजह से इसकी छत भरभरा कर गिर गई। लेकिन गनीमत यह है कि यहाँ पर उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, इस वजह से जनहानि से इस घटना में बचा जा सका। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे गोंडा से, जहाँ पर भारी बारिश से प्राथमिक स्कूल की छत गिर गई और उस वक्त वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, इस वजह से कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन अगर कोई मौजूद होता तो ये घटना और बड़ी हो सकती थी। और एक और बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है, जहां पर बनबसा बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और खतरे के निशान से ऊपर शारदा नदी बह रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खतरे के निशान से ऊपर शारदा नदी बहने लगी है। तहसील पलिया के कई गांवों में यहां पर बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है। NH 731 पर भी यहाँ पर बाढ़ का पानी पहुंच गया है। NH 731 पर आवागमन भी इस वजह से बाधित हो गया है। प्रशासन लोगों से सतर्क रहने की सलाह
दे रहा है, सतर्क रहने की अपील कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही पानी छोड़ा गया, शारदा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। कई गांव हैं जहां पर पानी घुसा है और ऐसे में खतरे के निशान से ऊपर शारदा नदी बह रही है। प्रशासन ने यहाँ पर अलर्ट रहने की सलाह दी है। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता शहनवाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ये पानी कितने गांव के लोगों के लिए खतरा बना हुआ है? देखिए रवि, आपको बता दें कि जो लगातार बनबसा बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है पिछले 2 दिनों से, और अब बात करें तो बनबसा बैराज से हर 1 घंटे के बाद लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद लखीमपुर खीरी की जो शारदा नदी है वो अपने उफान पर पहुंच गई, खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई। बलिया इलाके में जो गांव है, करीब 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट के निशाने पर है। कई गांवों में पानी भर गया है। आपको बता दें कि बलिया में एक आजाद नगर गांव है, वो बिल्कुल टापू बन गया है वहां पर। अच्छा। तो लगातार जो शारदा नदी है उसका जलस्तर बढ़ रहा है और लोगों के गांवों में पानी भर रहा है, और लगातार प्रशासन अपील भी कर रहा है। आपको बता दें कि आज जब सुबह पानी छोड़ा गया है बनबसा बैराज से, तो पलिया और धीरा नेशनल हाईवे जो है वो वहां पर पानी पहुंच गया है, तो जिसके चलते आवागमन बाधित हो गया। प्रशासन ने 2 दिन के लिए उस मार्ग को बाधित प्रतिबंध कर दिया है, क्योंकि आपको बता दें कि उस मार्ग पर पानी का प्रवाह तेज होने के चलते उस मार्ग को बाधित किया। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रशासन लगातार अपील कर रहा है लोगों से। जी ठीक है। अच्छा शहनवाज, ये बताइए कि यहाँ पर जो खतरा बना हुआ है, इसको लेकर प्रयास क्या किए जा रहे हैं? क्योंकि जलस्तर तो बढ़ गया, खतरे के निशान से ऊपर शारदा बह रही है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि डीएम की तरफ से, जो नवागढ़ डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल हैं, इनकी तरफ से लगातार एसडीएम से संवाद किया जा रहा है। एसडीएम लगातार एसडीएम और एनडीआरएफ की टीमें वहां पर है। बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। कल अगर बात करें तो एसडीएम और राजस्व विभाग पूरा प्रशासनिक अमला वहां पर, जो लोग निचले स्थानों पर थे उनको सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर ले जाया गया। बाका करीब 14 से 15 परिवारों को नाव के माध्यम से उनको सुरक्षित पहुंचाया गया। और इसी तरह से लगातार प्रशासन जो निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनको नाव के माध्यम से उनको सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये शारदा नदी हर साल जो है बाढ़ के चलते तबाही मचाती है। बढ़ता है तो तबाही होती है। जी बिल्कुल शहनवाज, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हर साल की ये स्थिति है। प्रशासन यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है और लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। बहुत शुक्रिया शहनवाज गौरी आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारी बारिश के चलते नेपाल से निकलने वाली नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिससे महाराजगंज में बांधों पर भी दबाव बढ़ा है। नारायणी नदी महाव नाला खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। नारायणी से 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं राप्ती और रोहिन नदी भी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। हालांकि बाढ़ खंड और प्रशासनिक अफसर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उधर श्रावस्ती के इकोना थाना क्षेत्र के केवटन पूर्वा में बाढ़ के पानी में 2 युवक लापता हो गए। देर रात 9 बजे से जिला प्रशासन एनडीआरएफ की मदद से दोनों की तलाश कर रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी ने भी स्थिति का जायजा लिया है। जिले में बाढ़ को देखते हुए आज जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेंगे। साथ ही राप्ती बैराज का भी वो निरीक्षण करेंगे। उधर सीतापुर की हरगांव आदर्श नगर पंचायत में स्थित गौशाला बीमारियों की वजह भी बन गई है। बताया गया है कि गौशाला में मृत गायों को बाहर गड्ढे में गाड़ा जाता है। कांसीराम कॉलोनी के लोगों ने बताया कि मृत गायों की बदबू से लोगों को बीमार होने का खतरा और बन गया है, जिसके चलते आवास में रहने वाली महिलाओं ने प्रशासन से किसी अन्य स्थान पर मृत गायों को दफन करने की मांग की है। जो बनाया गया है गाय गाड़ने का, जानवर गाड़ने का स्थान, ये स्थान उचित नहीं है, क्योंकि यहीं पे सब लोग रहते हैं। गरीब जो बच्चे रहते हैं यहाँ पे खुल जाते हैं जानवर, खुल करके जब बरसात में खुल गए तो उसके बाद ये सब बदबू आना चालू हो गई। यहाँ पे देखा सब नाक बांधे घूम रहे हैं, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलेगा। अभी सब बीमार हो जाएंगे ये लोग, सब अस्पताल इनको ले जाना पड़ेगा।
हाथरस में 121 लोगों की मौत के बाद जहां सरकार सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सेवादारों की धरपकड़ कर रही है, तो वहीं भोले बाबा की संपत्ति भी पुलिस खंगाल रही है। इस बीच भोले बाबा के एक अनुयायी ने बड़ा दावा किया। अनुयायी ने अपनी पत्नी की मौत के बाद जीवित होने का दावा किया है। संभल के दीपक का दावा है कि 2020 में वो साकार हरि के सत्संग में राजस्थान गया था, लेकिन सत्संग में उसकी पत्नी की मौत हो गई और डॉक्टर ने भी उसकी पत्नी को मृत घोषित कर दिया। लेकिन जैसे ही भोले बाबा ने मंत्र पढ़ा और उसकी पत्नी के मुंह में जल डाला तो वो जीवित हो गई। हाँ जी, मेरी मतलब मैं दौसा गई थी सत्य के साथ में। दौसा जाने के बाद मतलब मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। ऐसे दर्शन किए मैंने, दर्शन करने के बाद में बहुत ज़्यादा मतलब खड़ी हुई, परमात्मा चले गए हैं। तो खड़े होने के बाद में एकदम मुझे अंधेरा सा आया। तो हाँ, एक दीदी थी, तो उनसे मैंने कहा, इनकी दीदी मेरी ना तबीयत खराब हो रही है, तो गर्मी की वजह से पता नहीं, तो बोली गर्मी लग गई होगी। तो मैंने कोई बात नहीं है। तो वो मुझे ले जा रही, तो मैं चलते चलते बिल्कुल मतलब बेहोश हो गई मैं। तो आपकी मौत हो गई थी? हाँ बिल्कुल। फिर कैसे जीवित हुई हैं? तो ये डॉक्टर मेरे जो तन के पति हैं वो मतलब उन्होंने किसी ने कहा उनसे कि देखो आपकी पत्नी बिल्कुल तबीयत खराब है उनकी, देखो चल के। तो ये डॉक्टर हैं, तो इन्होंने कहा, देखा मुझे, तो वो ये बता रहे थे मुझे कि मेरे बिल्कुल नब्ज नहीं थी। जी सर, दौसा राजस्थान में हम लोग पहुंचे थे करवा चौथ में। करवा चौथ कार्यक्रम था वहाँ पे। तो सर दौसा राजस्थान में कोरोना काल के लास्ट की बात है। तो प्रशासन परमिशन मिलने के बाद में ही परमात्मा ने कार्य कराया था। तो परमात्मा ने दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद में परमात्मा चले गए अंदर के लिए। दर्शन देने के बाद फिर हम लोग आए, तो जो बहनों की साइड में हमारी तन की पत्नी बैठी थी, तो हमें बताया किसी बहन ने कि आपकी पत्नी की हालत बहुत खराब है। तो हमने जाके देखा तो उनकी हार्ट बीट क्या पल्स भी नहीं थी। तो फिर हम घबरा गए। हमने कहा, हे प्रभु, यहाँ आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। तो फिर वहाँ पर हमने एक निजी क्लिनिक जो होते हैं, तो हमने उनको एक दिखाया, मैंने देख लेना भैया पेशेंट है। तो उन्होंने कहा कि भैया इसमें कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है। फिर वहाँ पे एक सेवादार बहन जल पिला रही थी, तो वहाँ पर हमें कुछ नहीं सूझबूझ में आया। हमने कहा हो सकता है गर्मी से तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। तो गर्मी से हमने एक माध्यम बनाया प्रभु का, तो परमात्मा का नाम लेकर के हमने थोड़ा सा मुँह में जल डाला और सिर पे पानी वानी डाला, हाथ पैरों की मालिश की। उसके 10 मिनट बाद इसमें थोड़ी थोड़ी हार्ट बीट बढ़ी। उन्नाव के फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र में एक सिरफिरे प्रेमी ने प्रेमिका के घर में घुसकर गोलियां चला दी। फायरिंग में एक की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। वहीं वारदात से क्षेत्र में हड़कंप है। मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सभी को गोली मारने के बाद आरोपी ने खुद भी गाँव के बाहर जाकर आत्महत्या कर ली। यूपी के लखीमपुर खीरी में थाना संपूर्ण नगर क्षेत्र के भानपुरी खजूरिया में करीब 1 हफ्ते पहले व्यापारी की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। व्यापारी की हत्या की घटना को अंजाम देने वाले 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से व्यापारी की हत्या के बाद चोरी किए गए जेवरात और नकदी रकम में 2 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। एसपी गणेश प्रसाद साहा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस सीओ के नेतृत्व में खुलासे को लेकर टीम गठित की गई है। बता दें कि हत्याकांड के अलग अलग राज्यों में अंतर जनपदीय छात्र गैंगस्टर शामिल थे। घटना का मुख्य अपराधी बलविंदर सिंह है, जिसने व्यापारी की हत्या को लेकर पूरी साजिश रची थी। हमें शुरुआती ही लीड मिली थी कि एक गाड़ी वहाँ पर दिखी है, कैमरा से दिखा, और उसमें मात्र हमें ये पता चला कि जो नंबर प्लेट थे वो येलो थे। मेन इसके षड्यंत्रकर्ता थे, जिन्होंने पूरी प्लानिंग की, क्योंकि वो मृतक को बहुत अच्छे ढंग से जानता था, बहुत करीब था, परिवार वाले भी जानते थे उसे, और पैसे का लेन देन था। 1 लाख से ज़्यादा रुपये उधार पे थे। मृतक के द्वारा बार बार तगादा किया जाता था, अपने उधार को वापस मांगा जाता था, और सार्वजनिक रूप से जब टोका जाता था तो इन्हें थोड़ा बुरा भी लगता था, क्योंकि वो जान पहचान के लोग थे। अन्य अभियुक्तों ने ये भी बताया कि इसके नज़र कहीं ना कहीं मृतक के दुकान पे भी थी कि बहुत दूर के रहने वाले हैं, तो हो सकता है कि इसके बाद हमें ही इसकी जिम्मेवारी मिल जाए या फिर हम आसानी से इस पे। लखनऊ के थाना कृष्णा नगर में खेलते समय एक बच्चे ने घर में रखी राइफल से गोली चला दी, जिससे बच्चा घायल हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया है और लाइसेंसी राइफल को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है।
एक सूचना प्राप्त हुई कि संजय सिंह अपने 12 वर्षीय पुत्र दिव्य प्रताप और भांजे शिवा सिंह के साथ जब अपने भांजियों के घर में आए हुए थे, जो कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ढूंढने अपनी लाइसेंसी राइफल लेके आए थे। जब घर पे लाइसेंसी राइफल रखी हुई थी तो दोनों लड़कों में खेल में प्रथम दृष्टया राइफल का ट्रिगर दब जाने से शिवा सिंह घायल हो गए। इस घटनाक्रम के बाद उन्हें केजीएमयू में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेके पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी में कस्बा खीरी में स्थित विद्युत उपकेंद्र और कब्रिस्तान जाने वाले कच्चे मार्ग पर आने जाने वाले कस्बा वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कच्चे मार्ग पर जगह जगह जल भराव, जगह जगह कीचड़ की स्थिति पैदा हो चुकी है। विद्युत उपकेंद्र पर बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं को कॉलेज पहुंचने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो है अभी क्योंकि पावर हाउस रोड है, सभी कब्रिस्तान भी है और शिव की दरगाह है, ईदगाह है। क्योंकि चेयरमैन साहब से बात हुई थी और हमने जो है सांसद महोदय को भी अवगत करवा दिया था विद्युत के बारे में, और बहुत जल्दी कोशिश करते हैं, चेयरमैन साहब भी कोशिश करते हैं, बहुत जल्दी पर अपने प्रयासों से बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में नगर पंचायत इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। या इस रोड के ऊपर एक मुस्लिम समुदाय का कब्रिस्तान है और पावर हाउस है, जिसके अधिकारी भी निकलते हैं यहाँ पर, और आम जनता यहाँ पर जाती है बिल अपना जमा करने के लिए, तो इस चहले कीचड़ से होकर के निकलती है। और शिया समुदाय का भी यहाँ पर इमामबाड़ा है, और यहाँ पर ये एक मेरा इंटर कॉलेज स्थित है, सिटी मैरिजलान एक भी स्थित है। यहाँ पर काफ़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है। प्रशासन कोई जाग नहीं रहा है। प्रशासन सिर्फ घोटाले में, नाले निर्माण में, इन सब चीज़ों में व्यस्त है। आवाम अपने कमीशन खोरी में व्यस्त है, और आवाम को क्या ज़रूरत है इससे उनका कोई सरोकार नहीं है। गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र से ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है, जहां मां, पिता और बेटे की गला रेतकर हत्या कर अज्ञात हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। गांव में ही कहीं कोई नाच हो रहा था किसी कार्यक्रम में, वहां से वापस आया करीब 1:30-2 बजे, तब उसके द्वारा देखा गया है, तब ये सूचना दी गई है। यहाँ पे अभी टीमों का गठन कर दिया गया है, जानकारी की जा रही है और प्रयास है कि शीघ्र इसका खुलासा होगा। डेड बॉडी मॉर्चरी चली गई हैं। अभी फ़िलहाल कोई यहाँ पे कोई ऐसी कानून व्यवस्था की स्थिति विपरीत